गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरे यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज में कक्षा 11 के पहले अध्याय समुच्चय का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम समुच्चय के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम समुच्चय की परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। A well-defined collection of objects is called set। सुपरिभाषित, यहाँ एक शब्द आ रहा है सुपरिभाषित, इसका मतलब क्या है ये समझें पहले। सुपरिभाषित का मतलब है अगर हम कोई संग्रह आपको बता रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल अंडरस्टूड, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सी चीज़, कौन सी वस्तु उस संग्रह में आएगी और कौन सी चीज़ उस संग्रह में नहीं आएगी। ठीक है, जैसे नीचे एग्जाम्पल लिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अगर आपसे ये बोला जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह क्या वो समुच्चय है या नहीं, तो हमें क्लियर है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर A, E, I, O, U आते हैं। इनके अलावा और कोई इस समुच्चय में, इस संग्रह में नहीं आएगा। तो हम कह देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय या संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। दूसरा एग्जाम्पल है कक्षा 11 की सभी छात्राओं का समुच्चय। अब कक्षा 11 के बच्चे अगर बैठे हुए हैं क्लास में और उनसे कहा जाए कि सभी छात्राएं अलग हो जाएं या सभी छात्राएं खड़ी हो जाएं, तो तुरंत बिना सोचे सभी छात्राएं खड़ी हो जाएंगी और छात्र सभी बैठे रहेंगे। तो यहाँ सुपरिभाषित है कि कौन इस समुच्चय में आएगा, कौन नहीं आएगा। तो ये भी एक समुच्चय है। तीसरा है शहर के अमीर व्यक्तियों का समुच्चय। ठीक है, समुच्चय की जगह हम संग्रह शब्द यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि शहर के अमीर व्यक्तियों का समुच्चय। अब यहाँ ये क्लियर नहीं है कि अमीर व्यक्ति किसको मानेंगे। यहाँ कोई अगर डाटा दिया जाता कि शहर के ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय जिनकी आय 10 लाख प्रति महीने से ज़्यादा है या 10 लाख प्रति वर्ष से ज़्यादा है, तो उनको हम अमीर मानेंगे, तो हम उनका एक सही डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अमीर व्यक्तियों का संग्रह एक समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। चौथा है आपके विद्यालय के लंबे बच्चों का समुच्चय। अगर आपके विद्यालय में प्रार्थना हो रही है, सुबह असेंबली हो रही है और कहा जाए कि लंबे बच्चे अलग हो जाएं, तो यहाँ ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि बच्चों को सोचना पड़ेगा कि मैं लंबा हूँ या नहीं। एक बच्चा है जिससे तो मैं लंबा हूँ, लेकिन दूसरे से मैं छोटा हूँ, तो मुझे पता नहीं मैं लंबा हूँ या नहीं। तो यहाँ सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समुच्चय को पहचान सकते हैं कि क्लियर जो उसमें गुण दिया गया है कि उस गुण के तहत वह संग्रह में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद शब्द आता है समुच्चय संकेतन। समुच्चय को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर A, B, C आदि से प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय के अवयवों को कोमा लगाकर एक मझले कोष्ठक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे A बराबर एक मझले ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 ये 4 संख्याएं लिख दी गई हैं, तो ये एक समुच्चय हो गया। अब इनको जो 1, 2, 3, 4 ये दिखाई दे रहे हैं, इनको हम समुच्चय के अवयव कहते हैं और इनका एक नोटेशन दिया जाता है, ये एप्सिलॉन साइन है। तो एक समुच्चय ए का अवयव है, 2 समुच्चय ए का अवयव है, 3 समुच्चय ए का अवयव है, 4 समुच्चय ए का अवयव है। तो इस चिन्ह को दर्शाते हैं कि एक समुच्चय ए का अवयव है। इसको पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, कि एक ए में है। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। 8 इस समुच्चय का अवयव नहीं है, तो इसमें चिन्ह लगा के हम इसमें क्रॉस लगा देंगे, इस तरह से काट देंगे और इसको पढ़ेंगे हम 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो इस चिन्ह का प्रयोग समुच्चय के अवयव के लिए किया जाता है कि ये अवयव इस दिए गए समुच्चय का अवयव है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम समुच्चय निर्माण की विधियाँ। तो समुच्चय निर्माण की निम्नलिखित 2 विधियाँ हैं। पहली है रोस्टर विधि या सार्डियन विधि और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। ठीक, तो हम इन दोनों विधियों को एक एक करके देखते हैं। तो पहली विधि है रोस्टर विधि या सार्डियन विधि। तो इस सार्डियन विधि में समझ लें
कि इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को कॉमा लगाकर एक मंझले कोष्ठक में लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया है कि 7 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब हमें पता है कि 7 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याएं केवल 3 होती हैं, 1, 3 और 5। तो इनको हमने एक ए से मान लिया है और मंझले कोष्ठक में 1, 3, 5 सभी अवयवों को कॉमा लगाकर लिख दिया है। तो ये होगी रोस्टर विधि या सार्डिन विधि। इसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, आगरा शब्द में आए अक्षरों का समुच्चय। तो हमने इस समुच्चय को x मान लिया है, ये इसलिए नहीं माना है कि ऑलरेडी इसमें है। तो x बराबर आगरा शब्द में A, G, R 3 अक्षर अलग अलग आ रहे हैं, इसमें A 2 बार आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि समुच्चय के अंदर एक अवयव एक ही बार लिखा जाता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी रोस्टर विधि। दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। तो इस विधि में समुच्चय के अवयवों में पाए जाने वाले विशिष्ट गुणधर्म को लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं A, E, I, O, U, उनमें एक विशेष गुण है कि वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो उनको लिख देंगे A बराबर मंझले कोष्ठक में X, ये 2 बिंदी लगाई, इनको पढ़ते हैं X ऐसा है कि, ये अंग्रेजी में पढ़ते हैं X सच दैट, X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। दूसरा है A बराबर 2, 4, 6, 8। हमें दिखाई दे रहा है कि ये सभी, इनमें गुण ढूंढना पड़ेगा, ये क्या गुण है। ये सभी सम संख्याएं हैं 8 या 8 से छोटी। तो हम इनको लिख सकते हैं X सच दैट X एक सम संख्या है जहां X का मान 8 या 8 से छोटा है। इनको लिखने का एक तरीका और होता है कि ये इन संख्याओं को अगर प्राकृतिक संख्याओं से रिलेट करें तो हम 2 में 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 अगर इस तरह लिख पाएंगे तो x सच दैट x बराबर इसको लिख देंगे हम 2n, जो मल्टीप्लाई 1, 2, 3 का हो रहा है उसकी जगह n लगा देंगे। n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है, स्मॉल n प्राकृतिक संख्या n इसका अवयव है और n का मान 4 या 4 से छोटा है, क्योंकि 4 तक n का मान 1 रखेंगे 2 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 4 मिल जाएगा, 3 रखेंगे 6 मिल जाएगा, 4 रखेंगे 8 मिल जाएगा। तो इस विधि को कहते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। इसके बाद ये संख्या पद्धति के कुछ विशिष्ट समुच्चय संकेतन हैं, जैसे कैपिटल N है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल N से मानते हैं। Z या I भी मानते हैं इसको, पूर्णांकों का समुच्चय। Q होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। Z प्लस लगा दिया है धन पूर्णांकों का समुच्चय। R में भी प्लस लगा देंगे तो हम बोल देंगे धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरह से ये विशिष्ट संकेतन चलते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर एक पहली एक्सरसाइज जो दी गई है उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 1.1। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला दिया गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो उत्तर हमें पता है कि 12 महीनों में केवल 3 महीने जनवरी, जून और जुलाई जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो हमें पता है केवल 3 महीने इसमें आएंगे और बाकी इनमें से कोई महीना नहीं आएगा। तो क्लियर है कि कौन सा महीना इस समुच्चय में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, सुपरिभाषित है। इसलिए ये क्या है, संग्रह जो दिया गया है वो कैसा है, समुच्चय है। तो अब इसमें कहा है कि अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो औचित्य का मतलब हम लिख देंगे कि सुपरिभाषित है, कि दिया गया कथन जो है वो कैसा है, सुपरिभाषित है, अतः समुच्चय है। लिख देंगे कथन या संग्रह सुपरिभाषित है। इसलिए दिया गया संग्रह समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का, भारत में बहुत सारे लेखक हुए हैं और बहुत सारे लेखक वर्तमान में भी हैं, तो हम किसको प्रतिभाशाली मानेंगे किसको नहीं मानेंगे ये अंडरस्टूड नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है। तो हम कह देंगे क्योंकि ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है इसलिए समुच्चय नहीं है। ठीक है,
तो लिख देंगे कि संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। क्योंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी क्लियर है कि अब विश्व में बहुत सारे बल्लेबाज हैं, ठीक है, हम उनमें किनको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे किनको नहीं मानेंगे। या तो इनमें कुछ जैसे क्रिकेट में आईसीसी की रैंकिंग दी जाती है, उनके रैंकिंग के आधार पर अगर बल्लेबाज पूछे हैं तो हम बता सकते हैं, लेकिन केवल सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहे हैं तो यहाँ संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे कि समुच्चय नहीं है, क्योंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। इसको आप अपने आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो सभी बालकों का संग्रह, तो बताइए कि कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या सुपरिभाषित होगा? क्लियर है, बिल्कुल होगा, क्योंकि कहा जाएगा कि कक्षा आपकी सभी कक्षा के बालक खड़े हो जाइए तो तुरंत बालक खड़े हो जाएंगे, बालक अलग हो जाएं तो बालक अलग हो जाएंगे। तो यहाँ किसी भी बच्चों की सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं उस कक्षा का बालक हूँ या नहीं। तो ये भी क्या है? एक सुपरिभाषित समूह है, इसलिए समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो सीधी बात है, प्राकृतिक संख्या हमें पता है 1 से स्टार्ट होती हैं। तो अगर इनका हम संग्रह लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 कहाँ तक ले जाएंगे इनको? 99 तक, 99 तक। ठीक है, तो क्लियर सुपरिभाषित है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा? एक समुच्चय होगा। तो लिख देंगे यह संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। यहाँ क्लियर लिख देंगे। नेक्स्ट है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये भी क्लियर है कि लेखक प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, गबन है, गोदान है, बहुत सारे जितने भी उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, वो सारे उपन्यासों की एक लिस्ट होगी। उन सभी उपन्यासों के क्रम से हम अगर मझले कोष्ठक में लिख देंगे तो वो एक समग्र वह संग्रह एक समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ भी संग्रह सुपरिभाषित है, अतः समुच्चय है। ठीक है, औचित्य में आपको बस यही लिखना है कि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए दिया गया संग्रह एक समुच्चय है। नेक्स्ट है सभी पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी पूर्णांकों का, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो हमें पता है समपूर्णांक 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह चलता रहेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे समपूर्णांक इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये संग्रह बिल्कुल सुपरिभाषित है। हम कोई भी पूर्णांक अगर बोलेंगे, हमने पूछा 25 क्या इसमें आएगा, हम क्लियर कह देंगे 25 सम संख्या नहीं है, इसलिए इस पूर्णांक में नहीं आएगा। 26 सम है, इसलिए इसमें आएगा। तो सुपरिभाषित है, कौन सा अवयव इस संग्रह में होगा, कौन सा नहीं होगा। तो हम बोल देंगे कि ये समुच्चय है, क्योंकि ये संग्रह कैसा है? सुपरिभाषित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का आपसे अगर संग्रह बनाने को कहा जाएगा तो आप बना सकते हैं, क्लियर बिल्कुल बना सकते हैं कि जितने भी प्रश्न उसमें आ रहे हैं उनको एक क्रम से नोट डाउन करते जाएं, तो हम सारे प्रश्नों का संग्रह बना सकते हैं। ठीक है, और ये भी नोट कर सकते हैं कि ये जो प्रश्न है वो इस समुच्चय के अध्याय से है या नहीं। तो ये भी क्या कह देंगे हम कि संग्रह सुपरिभाषित है, अतः समुच्चय है। यहाँ आप अपने आपको लिखना है। 9वां है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, तो यहाँ कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन से जानवर खतरनाक हैं, कौन से नहीं हैं। भाई कोई भी जानवर हमारी जो जान ले ले वो खतरनाक है। ठीक है, तो और कोई सा भी छोटा सा जानवर, बिल्ली है, वो भी हमारी जान ले सकती है। तो हम ये यहाँ क्लियर नहीं कह सकते कि कौन से जानवर सबसे खतरनाक हैं, कौन से खतरनाक नहीं हैं। तो यहाँ भी संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये समुच्चय है लेकिन ये नहीं है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक समुच्चय दिया गया है, ए बराबर इसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन या डज नॉट, ठीक है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, इसमें हमें को भरना है। ठीक है, तो बताया था कि अगर इसमें लिखा है 5 और ये खाली जगह है, समुच्चय दिया है ए, तो हमें दिखाई देना पड़ेगा क्या 5 इस समुच्चय का अवयव है। तो हम इसमें भरेंगे ये चिन्ह, इसको बढ़ेंगे 5 समुच्चय ए का अवयव है या 5 बिलोंग्स टू ए। 8 क्या इस समुच्चय का अवयव है, नहीं है, तो हम भरेंगे इसमें 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इस समुच्चय का अवयव है, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इस समुच्चय का अवयव है 4 इस समुच्चय का अवयव है, तो लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। 2 इस समुच्चय का अवयव है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 इस समुच्चय का अवयव नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से हम इस समुच्चय के द्वारा ये बता सकते हैं कौन सा इस समुच्चय का अवयव है और कौन सा समुच्चय का अवयव नहीं है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में आपको बताया गया था कि रोस्टर रूप में जितने समुच्चय के अवयव हैं उनको कॉमा लगाकर लिख दिया जाता है। तो पहला है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। ठीक है, अब अगर हम पूर्णांक देखेंगे, ठीक है, मान लो हमने एक लंबन लाइन पढ़ी है, नंबर लाइन पर हम बराबर दूरी पर संख्या रखते हैं। मान लो -3 से स्टार्ट किया हमने, तो -3 के बाद आएगा -2, फिर आएगा -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से चलते जाएंगे 4, 5, 6 और 7 तक बोला है, हम 7 तक ले लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें पूर्णांक लेने कौन से हैं, जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो -3 से बड़े जो पूर्णांक है -2 से लेकर आएंगे 6 तक। तो इनको हम एक मझले कोष्टक में इस तरह से लगा देंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, महिला कोष्टक हम बंद कर देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया था वो हमारा इस रूप में लिख जाएगा। ठीक है, इसको हम समुच्चय ए बराबर दिया है, इसको ए बराबर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो हमें पता है प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो इनका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा 6 से कम। 6 से कम कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 6 से कम लेना, इसलिए 6 से में नहीं लेंगे। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। तीसरा है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंकों की संख्याएं 10 से स्टार्ट होती हैं और हमें ऐसी संख्याएं लेनी हैं जिनके अंकों का योगफल 8 हो। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 ऐसी पहली संख्या मिलेगी हमें जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो 17 के बाद आ जाएगा 26, 26 के बाद आ जाएगा 35, 35 के बाद आ जाएगा 44, 44 के बाद आ जाएगा 53, 53 के बाद आ जाएगा 62, 62 के बाद आ जाएगा 71 और 71 के बाद आ जाएगा 80। 80 से बड़ी संख्या इसमें हम नहीं लेंगे, क्योंकि 80 से बड़ी संख्या लेंगे तो फिर वो उसका योगफल 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 2 अंकों की ऐसी प्राप्त संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है, उसका ये रोस्टर रूप में लिख गई। नेक्स्ट है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब संख्या 60 की भाजक के लिए क्या करेंगे हम, 60 की भाजक का मतलब है कि 60 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, और वो भी अभाज्य संख्या है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम 60 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। ठीक है, तो जैसे 60 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालें तो कितने आएंगे, ठीक है, इस तरह अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 30 बार भाग जाएगा, ये 15 बार जाएगा,
फिर ठीक, तो ये 60 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि 2 है, 3 है और 5 है। 2 दो बार है, लेकिन समुच्चय में इसको हम एक ही बार लिखेंगे, तो इस समुच्चय में लिखा जाएगा 2, 3, 5। तो इनको हम यहाँ लिख दें 2, 3, 5। इनकी अभाज्य गुणनखंड हमको लिखने थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा सवाल। ठीक है, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द में जो जो अक्षर आ रहे हैं उनको हम कॉमा लगाकर एक मंझले कोष्ठक में लिख देंगे। तो ई बराबर इन्होंने माना है इसको मंझला कोष्ठक। अब कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं इसमें देखो, इसमें टी आ रहा है, कॉमा, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, ओ ऑलरेडी आ चुका है। तो हमें पता है कि समुच्चय में हम एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं। एम है, ठीक है, ई है, फिर टी है, टी आ चुका है इसमें, आर है, आर भी आ चुका है, अब बचा बाई। तो ये इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों के समुच्चय का रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है इसी प्रकार से वेक्टर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जैसे ऊपर लिखा था उसी तरह से इसके भी सारे अवयव हम कॉमा लगा के लिख देंगे। बी, ई, टी, ये टी आ चुका है, ई भी आ चुका है, अब रह गया आर। ठीक, तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो पिछला क्वेश्चन था उसमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखे गए थे या समुच्चय की परिभाषक रूप में लिखे गए थे, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अब हमें इन समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में आपको बताया था कि समुच्चय निर्माण के रूप में लिखने के लिए उनके अवयवों में जो गुणधर्म दिखाई दे रहा है और वो गुणधर्म किसी अन्य अवयव में नहीं है, उस गुणधर्म को लिखकर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जाता है। तो देखें इसको, अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये सारे 3, 6, 9, 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ये 3 के सारे गुणक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 के प्रथम 4 गुणक। ठीक, तो अब इसको हम कई तरह से लिखा जा सकता है। जैसे मान लो एक तो सादा सीधे सीधे लिख दें कि x सच दैट x। ठीक है, 3 का एक गुणक है, ठीक है, और x का मान है, गुणक कहाँ तक है, 12 तक है, 12 से या 12 से छोटा है, इस तरह लिखा जा सकता है। अगर इन अवयवों में प्राकृतिक संख्याओं के साथ कोई रिलेशन मिल जाए लगातार, पहली प्राकृतिक संख्याओं के साथ, तो देखो कैसे लिख सकते हैं। 3 को लगा सकता है 3 गुणा 1, 6 को ले जा सकता है 3 गुणा 2, 9 को लिखा जा सकता है 3 गुणा 3 और 12 को लिखा जा सकता है 3 गुणा 4। तो अगर इस तरह संबंध मिल जाता है कि 1, 2, 3, 4, 3 में सबका गुणा हो रहा है, तो इन 1, 2, 3, 4 की जगह हम स्मॉल n लिख लेते हैं और इसको लिखा जाएगा फिर कि x सच दैट x बराबर 3 गुणा n, स्मॉल n। ठीक है, जहाँ n क्या है लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ n प्राकृतिक संख्या n का अवयव है या प्राकृतिक संख्याओं समुच्चय n का अवयव है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमें पता है प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 से स्टार्ट होती हैं लेकिन जाएंगी कहाँ तक, केवल 4 तक। तो लिखेंगे हम n लेस देन इक्वल टू 4, n का मान 4 तक जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए ये तो पता है, अंडरस्टूड है कि 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, 4 तक। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो इसमें हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। b बराबर दिया है 2, 4, 8, 16 और 32। तो इसमें हमें गुण दिखाई दे रहा है कि जरा ध्यान से देखें, 2 की पावर 1,
2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ठीक, ये इसका विशेष गुण है कि सारे इसके जो अवयव हैं वो 2 की पावर के फॉर्म के हैं लगातार। तो बताया था कि अगर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह संबंध कहीं मिल जाता है तो इसकी जगह हम, ये सारी प्राकृतिक संख्या हमको दिखाई दे रही हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ लिखा हुआ, उसकी जब स्मॉल एन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाला सवाल था, यहाँ गुणा में 1, 2, 3, 4, 5 था, इसलिए हमने 3 के गुणा में लगा दिया था। यहाँ 2 की पावर में है, इसलिए 2 की पावर में लगा दिया। और लिखना पड़ेगा हमें n क्या है यहाँ पे, कि n प्राकृतिक संख्या समुच्चय n का अवयव है। तो हमें पता है कि n का अवयव है, तो इसका मान 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन जाएगा कहाँ तक, 5 तक। तो लिखना पड़ेगा n लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। इससे हम दोबारा चाहेंगे तो उस समुच्चय का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इसको समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 5, 25, 125, 625। जैसे पिछले में 2 की पावर का रूप था, तो इसमें भी आप अगर समझेंगे तो ये 5 की पावर का फॉर्म दिया गया है कि 5 पे घात 1 का मान 25 होता है, 5 पे घात 2 का मान, 5 पे घात 1 का मान 5 होता है, 5 पे घात 2 का मान 25 होता है। 5 पे घात 3 निकालेंगे तो 125 आएगा, और 5 पे घात 4 निकालेंगे वो 625 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये संबंध मिल गया हमें, 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्या मिल गई, तो इनको हम लिख देंगे कि x सच दैट x बराबर 5 पे पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N है और n का मान 4 तक जा रहा है, तो लिख देंगे n लेस देन इक्वल टू 4। ठीक, तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2, 4, 6। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, सारी हमें सम संख्याएं दिखाई दे रही हैं और डॉट डॉट लगा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ ये इनफाइनाइट सेट है और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, सेट कहाँ तक जाएगा। तो हम देखेंगे सम संख्याएं हमारी 2 से स्टार्ट होती हैं और सारी सम संख्याएं इसमें आ रही हैं। तो इसको अगर हम चाहें तो सीधा सीधा लिख सकते हैं कि x सच दैट x, केवल ये लिख दें कि एक सम संख्या है। हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अगर हम इसको इस फॉर्म में चाहे लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 डॉट डॉट डॉट। तो दिखाई दे रहा है यहाँ भी 1, 2, 3 मिल रहा है। तो अगर हम उस फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x सच दैट x बराबर 2n। ठीक है, और बस ये लिखना है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ हमें n का मान कहाँ तक जा रहा है ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, लास्ट है इसका e बराबर, ये दिखाई दे रहा है, इसमें कोई गुणा आपको दिखाई रहा हो, ध्यान से देखेंगे तो ये 1 है, 1 का वर्ग होता है, 2, 2 का वर्ग होता है, 9, 3 का वर्ग होता है, और कहाँ तक जा रहा है 100, ये 10 का वर्ग है। अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसी तरह से डॉट डॉट आगे आएगा और लास्ट आएगा 10 का वर्ग 100। ठीक है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का एक वर्ग है, या फिर n की फॉर्म में लिखना चाहें तो बताया था जहाँ 1, 2, 3 मिल रहा है उसकी जगह n मानते हैं। तो यहाँ 1, 2, 3 देखो नीचे मिल रहा है, तो लिखेंगे इसको x सच दैट x बराबर 1, 2, 3 यहाँ है, वहाँ n लिखते हैं, तो 1, 2, 3 नीचे है आधार में, तो वहाँ n लिखेंगे, ऊपर सबकी घात 2 है तो n स्क्वायर। फिर वही काम कि n का मान क्या है कि n एक प्राकृतिक संख्या है और n का मान कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण विधि के रूप में समुच्चय को लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए।
तो करते हैं एक एक करके। सूचीबद्ध का मतलब है हमको ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखे गए हैं, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन हमें इसमें चाहिए केवल विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 के बाद आएगा 3 5 7 9 11। अब यहाँ कोई बाउंडेशन दी नहीं कहाँ तक की लेनी है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे डॉट 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 और इसको समुच्चय को बंद कर देंगे, ठीक। इसी तरह दूसरा है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x का मान -1 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो अब संख्या रेखा में हम देखेंगे ज़रा ध्यान से। तो चलो एक संख्या रेखा हम बना ही लेते हैं यहाँ पर। जैसे 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6, इस तरह से। अब हमारी ये नंबर कहाँ आएगा, 0, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर 1 आएगा और फिर यहाँ 0 आएगा, इधर -1 आएगा, -2, इस तरह चलता रहेगा, इधर 6 के बाद चलता रहेगा। तो अब ये जो दिया गया है -1/2 वो कहाँ आएगा, माइनस का आधा है तो 0 और -1 के बीच में यहाँ कहीं आएगा, ठीक। और 9/2 का मतलब हो गया 4.5 और 4.5 आएगा 4 और 5 के बीच में। तो कह रहे हैं कि -1/2 से बड़े, 0 से स्टार्ट होगा, 4.5 से छोटे, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये जो अवयव है वो इस समुच्चय में आएंगे। तो उनको हम b बराबर लिख देंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 और 4 यहीं तक के आएंगे बस, ठीक है। 4 से बड़ा 5 होगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में का दूसरा। अब है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब पूर्णांक हैं, लेकिन ऐसे पूर्णांक हैं जिनका वर्ग 4 हो या 4 से छोटा हो। तो कौन कौन से पूर्णांक ऐसे हो सकते हैं, वैसे तो इनइक्वलिटी है, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो हम केवल यहाँ भी समझना है, तो हम केवल पूर्णांक देख लें, ऐसे कौन कौन से पूर्णांक हैं जिनका वर्ग या तो 4 है या 4 से छोटा है। 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो इनके जरा वर्ग लिखें हम सबके, ठीक है। तो नीचे लिख लें, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यहाँ -1 का वर्ग +1 होगा, -2 का वर्ग +4 होगा, -3 का वर्ग 9 होगा, इस तरह चलता जाएगा। लेकिन हमें केवल वो पूर्णांक लेने हैं जिनके वर्ग 4 हैं या 4 से छोटे हैं। तो हम दिखाई दे रहा है हमें कि -2 का वर्ग 4 है, -1 का वर्ग 1 है, 0 का 0 है, 1 का 1 है, 2 का 4 है। तो केवल यहाँ तक के 4 यहाँ तक है केवल हमारा। तो 4 तक की संख्या लेनी जिनके वर्ग 4 हैं। तो कौन कौन से पूर्णांक हैं, -2 से लेकर 2 तक, ये ऐसे पूर्णांक हैं जिनका मान, जिनका जो वर्ग है वो 4 या 4 से कम है। तो हम यही पूर्णांक इसमें हमारे आ जाएंगे। तो c बराबर लिखेंगे -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये अवयव इसमें आ जाएंगे। अब हम देख लेंगे आराम से, बड़े आराम से, कि एक पूर्णांक है और जिसका वर्ग 4 होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो दिखाई दे रहा है इनमें से किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे वो 4 या 4 से छोटा होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में का तीसरा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो d बराबर दिया है x सच दैट x, नॉट क्वेश्चन इसका चौथा, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो बस इसमें जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो लिख देंगे हम, L O Y A, और L ऑलरेडी आ चुका है इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे इसको समुच्चय को हम बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसी तरह से नेक्स्ट है ये कि x सच दैट x वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ये हमें देखना है। तो कौन कौन से महीनों में 31 दिन नहीं होते हैं वो सारे इसमें हम लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जनवरी आता है, जनवरी में 31 होते हैं। तो दूसरा आ गया, पहला आएगा इसमें फरवरी, फरवरी के बाद मार्च में 31 होते हैं,
मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई में 31 होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं अपने इससे ऊपर से, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल नीचे आया। ठीक है, अप्रैल के बाद मई में 31 होंगे, तो मई हमें नहीं लेना है। मई के बाद फिर जून में 31 नहीं होते हैं, तो जून ले लेंगे इसमें। ठीक है, जून के बाद जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं। अगस्त के बाद आता है फिर सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर में भी 31 होते हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर में 31 नहीं होते हैं, तो इसमें आ जाएगा नवंबर। और दिसंबर में 31 होते हैं। तो ये हमारा आ गया कि 1 2 3 4 5 महीने ऐसे हैं 12 में से जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 7 दिन ऐसे बचे जिनमें 31 होते हैं। नेक्स्ट है एक्स जेड एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब के से पहले कौन कौन से व्यंजन आते हैं उनको लिखना है। ठीक है, ध्यान रहे व्यंजन, स्वर इसमें नहीं है। तो सबसे पहले जैसे ए है, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये स्वर है। बी, सी, डी, ई इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो स्वर है, व्यंजन नहीं है। स्वर नहीं है, व्यंजन है, सॉरी स्वर है, हमें लेने हैं केवल व्यंजन। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं ले सकते, जे, बस के से पहले वाले। ठीक है, तो जैसे के से पहले जे ही आता है, तो ये सारे अवयव इसमें आ जाएंगे, बी सी डी एफ जी एच और जे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना बताया है। अभी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का, और इसमें कहा है सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान आप देखें ध्यान से कि जो लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म, दूसरी तरफ लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण विधि। तो दोनों में हमें देखना है कि कौन सा मैच करेगा। तो देखें, पहला है 1 2 3 6, फिर दिया है 2,3, फिर MATHEICS, ये कुछ अक्षर दिए गए हैं, 1 3 5 7 ये दिए गए हैं। तो जरा इनसे हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं कि x जेड एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। तो 6 के जब भाजक हमें पता है कि जब 6 के अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम तो 2,3 आएंगे। ठीक है, जैसे हम करके देख लेते हैं, 2 3 6 3 1 3, तो केवल 2 और 3 आएंगे। तो इसमें हमें मिल गया एक सेकंड वाला 2,3, और पहले वाला मैच कर रहा है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। फिर है एक्स जेड एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और 10 से छोटी हैं। तो हम देखेंगे जरा चारों को मैच करके हमें ये चौथा वाला मिल जाएगा कि 1 3 5 7 9, ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या हैं, इनको हम चौथे वाले को बी से मिला देंगे। ठीक है, फिर है एक्स जेड एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है, पहले वाले में अभाज्य संख्या था। तो 6 की भाजक सारी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 का भी भाग 6 में जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो इससे मिलेगा हमारा पहला वाला समुच्चय। तो ये आ गया पहले का सी से। ठीक है, और ये है एक्स जेड एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो हमें इधर दिखाई दे रहा है कि ये बचा है तीसरा, ये सारे अक्षर उसमें वही हैं जो मैथमेटिक्स शब्द में आते हैं। तो ये इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद, अच्छी तरह समझने के बाद, जिन्होंने देखा है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।